और पाली में पंचों का तुगलकी फरमान, राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। पाली कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट तलब की। पंचों ने बुजुर्ग पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। बुजुर्ग को दिन भर धूप में खड़ा रखा गया था। पंचों के फरमान से परेशान बुजुर्ग ने जहर खा लिया। पीड़ित बुजुर्ग का जोधपुर में इलाज जारी है। तो पाली में पंचों के फरमान के चलते एक बुजुर्ग की जान पर बन आई। पंचों के फरमान से परेशान होकर इस बुजुर्ग ने जहर खा लिया। पीड़ित बुजुर्ग का जोधपुर में इलाज चल रहा है। ये पाली की घटना है जहां पर एक पंचायत में एक बुजुर्ग को दिन भर खड़ा रखा गया और अब इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। ये तुगलकी फरमान था और इससे परेशान होकर इस बुजुर्ग ने जहर खा लिया। और अब इस घटना में पाली कलेक्टर और एसपी ने भी रिपोर्ट तलब की है। पंचों ने बुजुर्ग पर जुर्माना लगाया था और दिन भर इस बुजुर्ग को धूप में खड़ा रखा गया। फिलहाल इस बुजुर्ग का जोधपुर में इलाज चल रहा है क्योंकि इसने घर पहुंचकर जहर खा लिया था। राज्य मानवाधिकार आयोग, कलेक्टर, एसपी अब सभी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। शिक्षा पर बढ़ता फोकस और एजुकेशन सिस्टम में किए जा रहे नवाचार से शिक्षा जगत को 23 फरवरी को पेश होने वाले बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। गहलोत सरकार 23 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, जिससे राजस्थान के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासकर बात जब शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हो तो सबकी निगाहें बजट पर टिक जाती हैं। राज्य के शिक्षा जगत को भी बजट से खासी अपेक्षाएं हैं क्योंकि कोरोना ने शिक्षा पर भी व्यापक असर डाला। बच्चों की पढ़ाई पिछड़ गई। ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए और न ही स्टूडेंट्स उससे यूज्ड टू हो पाए। जो अचानक से शिफ्ट होना पड़ा ऑनलाइन पर और स्कूल्स बंद हुए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हुए, उसकी जो चुनौती शिक्षा के जगत को सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस की उम्मीद हम कर रहे हैं इस बजट से। बहुत हाई होप्स हम रख रहे हैं इस बजट से। जिस तरह से गहलोत सरकार ने शिक्षा में कई नवाचार किए हैं, उससे शिक्षा जगत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जनता को उम्मीद है कि इस बार भी बजट में प्रदेश के स्कूलों को संवारने के लिए कई घोषणाएं की जाएंगी। स्कूलों की बदलती तस्वीर को और निखरते देखने की उम्मीद। इसके अलावा क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी से लेकर स्कूलों के डिजिटलाइजेशन की उम्मीद। पहले से संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को अलग से बजट दिए जाने की उम्मीद। कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी और नियमितीकरण की घोषणा की उम्मीद। संस्कृत शिक्षा में 10% बजट की उम्मीद। ऑनलाइन शिक्षा के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को मजबूत करने की मांग। युवाओं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ ही रोजगार से जोड़ने की मांग। राज्य की परिस्थितियों के मुताबिक नई शिक्षा नीति को लागू करने की मांग। ये 12th के बाद जो बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, जिसका इंटरेस्ट है आगे एजुकेशन में, वो बच्चा उस टेस्ट को फाइट करे और आगे की स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण करे। और जो बच्चा उस टेस्ट में फाइट नहीं कर रहा है, उसको स्किल डेवलपमेंट में डाल दें हम, तो रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। तो पहली मांग तो हम ये करना चाहते हैं कि जो पिछले 3 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर 1200 स्कूल इंग्लिश खोले हैं सरकार ने, तो उसकी जगह वो 2000 कम से कम स्कूल इस सत्र के अंदर वो नए खोले, उसका प्रोविजन इस बजट के अंदर हो। शिक्षकों की भर्ती इसके अंदर हो और जो स्कूल हैं उनका बजट इतना उनको और दिया जाए जिससे कि वो अपडेट हो सके। बहरहाल स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक की बात की जाए तो राज्य के बजट से कई उम्मीदें हैं।
हालांकि पिछले बजट में भी काफी घोषणाएं की गई थी, लेकिन शिक्षा से जुड़े हर वर्ग की उम्मीदें हैं कि पिछली घोषणाओं को पूरा करने के साथ साथ नई घोषणाओं में भी इन अपेक्षाओं को शामिल किया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीच की रिपोर्ट। 23 फरवरी को पेश हो रहे गहलोत सरकार के बजट को लेकर आम से लेकर खास की उत्सुकता बनी हुई है। सरकार के आगामी बजट को लेकर युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना के दौर में यदि रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तो भविष्य बेहतर होगा। यदि युवा मजबूत होगा तो परिदृश्य बेहतर होगा। हमारे संवाददाता महेश दादीच ने युवाओं का मन टटोला। आगामी 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट को पेश करेंगे। तो मैं हमारे सरकार को कहना चाहूँगी कि उन्होंने पिछले साल हमारे एजुकेशन सेक्टर पे 38,712 करोड़ रुपए खर्च करे थे, जिसमें से सिर्फ 33,000 करोड़ तो सैलरीज और बाकी जॉब्स के को फुलफिल करने में ही लग गए थे। बाकी जो 5.7 थाउजेंड करोड़ रुपीस बचे वो हमारे 63,000 गवर्नमेंट स्कूल्स की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि इस बार सरकार हमारे आने वाले बजट में इस सेक्टर पे अच्छा ध्यान दे। सरकार अभी जैसे कोरोना के अपन हालात देखें तो सरकार ने कहीं ना कहीं लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स और काफ़ी सुविधा प्राप्त करवाई है बच्चों को कि वो आगे बढ़ के शिक्षा ग्रहण कर सके। क्या देखते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि इस बार के बजट में सरकार ये प्रावधान लाए कि स्कूली शिक्षा के अंदर 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को इन्वेस्टमेंट का टॉपिक ऐड किया जाए, जिससे कि आगे फ्यूचर में चल के उन्हें बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें या फिर कमा सकें। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वैसे जैसे 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप को है, पर ज़्यादातर फैमिलीज ऐसी होती हैं जो मतलब लड़कियों को भेजती नहीं है, तो फैमिलीज़ को भी एजुकेट करना चाहिए जिससे वो गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। तो मतलब एक्ट तो बना रखा है पर ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है कि गर्ल्स को भी एजुकेशन करानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या प्रावधान होने चाहिए? मतलब उनको फ्री फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बुक्स वगैरह और व्हीकल्स वगैरह, और जहाँ पे दूर विलेजेस है जहाँ से वो लोग गर्ल्स नहीं आ सकती, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। सर ये बजट बढ़ना चाहिए क्योंकि आज का जो हमारा अभी तक की स्कूली शिक्षा होती है वो किताबी ज्ञान पर ही आधारित होती है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार से कि प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाए ताकि प्रायोगिक कौशल को भी बढ़ाया जाए, और साथ साथ ही ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की संख्या कम करने के लिए हमें जैसे हमारे पास में RTE एक्ट होता है, निजी विद्यालयों के अंदर 25% तक सीट आरक्षित होती है। तो बच्चे तो ये इसको हायर एजुकेशन में भी लागू करना चाहिए कि जो बच्चा हायर एजुकेशन की चाहता है कि मैं हायर एजुकेशन भी लूं तो वो उसका सपना ना टूटे। ये निजी महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू होना चाहिए। तमाम तरह के सुझाव और तमाम तरह की उम्मीदें जो युवाओं ने यहाँ पर रखी हैं, चाहते हैं कि इन्हें जब बजट जारी किया जाए तो इन्हें पूरा किया जाए और सरकार जो पहले की बजट की घोषणाएं हैं उन्हें भी पूरा कर सके, क्योंकि इनका कहना है कि बजट में घोषणाएं काफ़ी हुई है लेकिन अभी उन्हें पूरा होने में वक्त है, क्योंकि पहले की बजट घोषणाओं का अभी पूरा होने का इंतज़ार यहाँ पर युवा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, देखने वाली बात यही होगी कि आगामी इस बजट में कितनी पूरी हो पाती है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। जैसलमेर के फलसूंड हादसे पर सीएम गहलोत गंभीर हैं। गहलोत ने जैसलमेर और जोधपुर कलेक्टर से बातचीत की, घायल बच्चों को उचित इलाज देने के निर्देश दिए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है, कई घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। तो जैसलमेर के फलसूंड हादसे को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने वहां के कलेक्टर से बातचीत की है। जैसलमेर और जोधपुर कलेक्टर से टेलीफोनिक बातचीत की है। घायल बच्चों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। सीएम ने इस मामले में ट्वीट किया है। जैसलमेर के फलसूंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर डीएम जैसलमेर और डीएम जोधपुर से बात की है। निर्देश दिए कि जोधपुर में चल रहे घायल बच्चों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और बच्चों को बेहतरीन इलाज मिले। कोटा नगर निगम दक्षिण में हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हुए। बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस पार्षदों ने बोलने से रोका। विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी पार्षद मेयर को अपशब्द बोलने पर भी बवाल बचा।
मामले में कांग्रेसी पार्षदों ने माफी की मांग की है। बीजेपी पार्षद ने मेयर को अपशब्द कहे। मानसून की बेरुखी की वजह से थार इलाके में अकाल की तस्वीर दिख रही है। हाल ये कि बारिश नहीं होने से बाड़मेर के 2956 में से 2759 गांव अभावग्रस्त हैं। इन गांवों में चारे पानी का संकट पशुपालकों और आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। चारे पानी के साथ रोजगार का संकट भी गहराया। मानसून की बेरुखी के कारण करोड़ों रुपए की खरीफ फसलें तबाह हो गई। बाड़मेर की 16 तहसीलों के 2759 गाँव में से 33 से 100% फसल खराब का गिरदावरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। गिरदावरी में बाड़मेर के 5,40,261 किसानों की करोड़ों की फसल खराबे का आंकलन कर 582 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है। केंद्रीय टीम ने गुरुवार को इलाके का भ्रमण कर सूखे की स्थिति का जायजा लिया। अंतर मंत्रालय अध्ययन दल में शामिल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव रितेश चौहान के मुताबिक जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर सूखे की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया है। वहीं सूखाग्रस्त इलाके का जायजा लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जुलाई अगस्त में उसके असेसमेंट करने के लिए आई है कि यहाँ पे किस तरह की कितनी फसल डैमेज हुई थी और कितने जो है पशु वगैरह उनके लिए प्रॉब्लम है, पानी की जो प्रॉब्लम है। तो इसका असेसमेंट करके हम देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। और देखिए जो खराबा था इस बार क्योंकि बारिश काफ़ी लेट हुई जिसकी वजह से फसल खराबा हुआ और जैसे ही हमारे पास ये 70 की रिपोर्ट्स आई कि इतने लोगों का गिरदावरी के बाद कितने प्रभावित काश्तकार हो सकते हैं, जो लगभग 5 लाख काश्तकार हैं, तो हमने उसी समय मैंने डायरेक्शन दिए जो किसानों को आदान अनुदान राशि मिलती है। राजसमंद जिले में स्थित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ द्वारकाधीश मंदिर और वल्लभ संप्रदाय की पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में होली का डंडा रूप रोपण के साथ फाग महोत्सव की शुरुआत हो गई। मंदिर की परंपरा अनुसार निज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर के कीर्तन कोर करते हुए लोग मंदिर मार्ग, लाल बाजार, केशव कॉम्प्लेक्स, फौज मोहल्ला होकर होली मगरा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह बंदूकों से सलामी भी दी गई और होलिका दहन स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद होली का झंडा रोपा गया। धौलपुर की धरती इस बार जमकर काला सोना उगलेगी। जिले में इस बार लक्ष्य से ज्यादा सरसों की बुआई हुई। वहीं मौसम में ने भी किसानों का साथ दिया। सरसों के फसल की कटाई शुरू होने वाली है। अगर मौसम सामान्य रहा तो सरसों में अधिकतम उत्पादकता रहेगी। जिले में इस बार सरसों बुआई 78,400 हेक्टेयर हुई है। किसानों को सरसों के अच्छे भाव मिलने की भी उम्मीद है। इस साल सरसों की बुआई और साल से बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि इस साल बहुत पैसे के अच्छे मिले हैं, सरसों में भाव अच्छे रहे हैं। तो ये समझो कि 1.5 गुनी कम से कम हुई है ज़्यादा। पहले 10 बीघा थी जो आदमी ने 15 बीघा की है इस साल। इस साल सरसों की खेती की बुवाई ज़्यादा हुई है। जो 10 एकड़ थी वो 15 एकड़ 14 एकड़ के हिसाब से अधिक बुवाई करी है और सरसों के भाव भी अच्छे मिले हैं और इस साल पैदावार की भी उम्मीद अच्छी है। धौलपुर ज़िले में इस वर्ष जो सरसों का रकबा है वो हमारा 10,000 हेक्टेयर में बढ़ा है। इस बार सरसों की जो बुआई है 78,400 हेक्टेयर में हुई है और गत वर्ष जो सरसों की बुआई हुई थी वो 68,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस समय सरसों में भी मौसम अनुकूल रहा और सरसों में भी कोई कीड़े बीमारी इस बार नहीं लगे और सरसों की पैदावार भी करीबन 22 से 23 कुंटल प्रति हेक्टेयर आने की संभावना है। और पिछले दिनों सरसों के भाव 8 से 9,000 रुपये प्रति कुंटल रहे थे। सरसों का तेल भी 200 रुपये लीटर तक हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए किसानों ने जो है वो सरसों को बोने में ज़्यादा रुझान किसानों का रहा और उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और यही कारण रहा कि सरसों का एरिया धौलपुर जिले में 10,000 हेक्टेयर के आसपास बढ़ा। अब तक गाय, बकरी और सूअर पालन के बारे में आपने सुना होगा, पर पशुपालन का एक और बेहतर विकल्प है, वो है दुम्बा पालन। दुम्बा भेड़ों की एक नस्ल है जिनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। ईद उल अजहा पर इसकी मांग काफी तेज रहती है, तो दुम्बा पालन भी रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। दुम्बा पालन की खास बात यह कि इसमें कमाई बहुत अच्छी होती है। टोंक के अविका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान किसानों को दुम्बा पालन की ट्रेनिंग दे रहा है।
मुख्यतः मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में पाई जाती है और मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनका इन्वायरमेंट और राजस्थान का इन्वायरमेंट लगभग समान है, तो इसलिए राजस्थान के किसान इसको आराम से पाल सकते हैं। ज़्यादा अडेप्टेशन में इस जानवर को कोई यहाँ के इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ के किसान इसको एक तो मीट प्रोडक्शन के लिए पाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो लोकल ब्रीड होती है उनकी मीट इफ़िशिएंट जो प्रोडक्शन की इफ़िशिएंसी है वो इस भेड़ की तुलना में कम है। तो टोंक में अब दुम्बा पालन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। दुम्बा एक तरह की भेड़ की नस्ल होती है, किस्म होती है, जिसकी शारीरिक बनावट आम भेड़ों से मामूली तौर पर अलग होती है। उनके जो कमर का हिस्सा होता है वो आम भेड़ों की तुलना में अलग होता है और इसकी बेहद मांग रहती है। और अब बात न्यूज 18 राजस्थान की वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम की, जिसका असर अजमेर में देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम का ही असर है कि अजमेर तेजी से 100% वैक्सीनेशन की कैटेगरी में खड़ा हो रहा है। जिले में पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 99% तक पहुंच गया है। रंग ला रही है न्यूज 18 की मुहिम। अजमेर में वैक्सीन को लेकर उत्साह, महामारी पर वैक्सीन से वार, वैक्सीन कवच को ना नहीं। कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। न्यूज 18 राजस्थान ने महामारी के खिलाफ महामुहिम चलाई है। घर घर वैक्सीन को लेकर जागरूकता आई है। यह मुहिम का ही असर है कि अजमेर में वैक्सीन ड्राइव में तेजी आई है। अजमेर में अब तक 20,23,535 को पहली डोज, 17,53,371 को दूसरी डोज लगा दी गई है। साथ ही 1,61,114 किशोरों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सभी लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन को ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक है और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वैक्सीन कवच को ना नहीं, क्योंकि वैक्सीन ही अभी एकमात्र इलाज है। न्यूज 18 की इस मुहिम में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहा है। अजमेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाकर जागरूकता के साथ ही जरूरतमंदों को वैक्सीन भी लगवा रही है। जिले में अब तक 38,49,292 डोज लगाई जा चुकी है। मेरी सबसे यही अपील है कि अपनी जो भी आप जिस भी डोज के लिए एलिजिबल है वो जरूर से लगवाएं। जो बच्चे 15 वर्ष के हो गए, चाहे स्कूल जाते हों चाहे नहीं जाते हों, लेकिन 15 वर्ष के हो चुके हैं या इस साल होने वाले हैं, जिनका बर्थ ईयर 2007 है, वो आए डिस्पेंसरीज पे या स्कूल में जाएं। हम स्कूल्स में भी लगा रहे हैं। और जो 18 वर्ष के हो गए वो भी लगवाएं। तो जो भी एलिजिबल है, जो भी बेनिफिशियरी एलिजिबल है, वो अपनी जो भी डोज उसकी ड्यू है वो ज़रूर से लगवाएं, चाहे तीसरी डोज हो, चाहे दूसरी हो, चाहे पहली। जितना आप वैक्सीनेट करेंगे उतना ही हम अजमेर को सुरक्षित कर पाएंगे। महामारी के खिलाफ न्यूज 18 की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। आइए न्यूज 18 की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच अपनाइए। अजमेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जूनियर सीजन 2 हमारे इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर गीता फोगाट और पद्मश्री परेश मैती से। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार विमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। नमस्कार। फरवरी मार्च में मिली यहाँ, क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है, तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है। कोविड की वजह से सब बच्चे घर थे, लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी। तो सही है। चंचला, यस सर। कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैम इतने दिन से कुश्ती कर रही हैं और इतने आगे तक बढ़ी हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, और मैं कैसे बढ़ूंगी? आप चंचला ऑलरेडी बढ़ रहे हैं आगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे।
मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है। एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं, और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। हाँ चलिए, नी स्पिन, ये देखने में मजा आ रहा है। स्टार्ट। हाँ जी, अरे वाह, 850 फीट लंबी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये हैं द वन एंड ओनली परेश मैती। परेश जी is coming there. I'm going to sit right next to you so we can both talk to him. परेश जी नमस्ते। Namaste Anand and Advait. Advait is somebody who makes lovely abstract paintings. Paresh ji. That's, I have already seen some of his paintings and really he's amazing. What is it that you feel is special about Advait and his work? Is very, very strong, message giving, profound and lot of confidence. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।